नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये डेडिकेटेड है जो अभी सीडीएस 2025 का पहला एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन एनालिसिस को लेकर के। ज्योग्राफी के यहाँ लगभग 20 से 21 क्वेश्चंस देखे गए और उन क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत बेहतर लेवल है, तो उसका एकदम सटीक और करेक्ट एनालिसिस करना है हमें आज के सेशन में। और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल वाले स्टूडेंट जरूर देखें, इसके पीछे कारण है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एसएससी के भी एग्जाम में देखे गए हैं और वहीं से फिर वो लगभग थोड़ा बहुत लैंग्वेज को चेंज करके उनको यहाँ पर कर दिया गया है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस पर बढ़ना शुरू करते हैं। देखो, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। ये बेसिकली फिजिक्स को भी रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ वर्ड दे रखा था तो वहां पे इंक्लूड कर दिया कंटेंट राइटर ने, कोई नहीं। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है ये जो वेस्ट बंगाल का सॉरी कोलकाता का जो कांस्टेबल एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया ये वाला सेम क्वेश्चन। भाई, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये मार्कर वापस नीचे आ जाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और अर्थ जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यहां पर सबसे मेन क्या होता है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, है ना? यही तो होता है इसमें। तो इसी को वेट या भार के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ के अंदर अट्रैक्शन पावर है वो किसकी वजह से होता है? अर्थ के वेट की वजह से होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अर्थक्वेक वेव से रिलेटेड है और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर हम अर्थक्वेक वेव की बात करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि भूकंप जब आता है हमारी पृथ्वी पर, तो भूकंप के समय जिस पॉइंट से अर्थक्वेक वेव ओरिजिनेट होती है उसे क्या कहा जाता है? फोकस ऑफ द अर्थक्वेक कहा जाता है। मैं इसको यहां समझाता हूं। देखो, एक सेकेंड। ये मान लेते कि हमारी अर्थ का सेंटर है और यहां पर मैग्मा भरा हुआ है। ये वाला कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहां से अर्थक्वेक वेव चलना शुरू करती है तो एकदम इसको जो क्रॉस कर जाएंगे इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सर पी वेव, है ना? और इस सेंटर से बचते हुए जो निकल जाती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एस वेव। और केवल यहीं पर जो चलती है इनको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इन्हें कहा जाता है एल वेव। अब अगर इनके चलने का डायरेक्शन आपसे पूछता है तो इनका डायरेक्शन एक्चुअल में कैसे होता है? जैसे आप ऐसे समझ लो कि आप एक कील लेकर के, ठीक है, उस कील को दीवार में ऐसे आप ठोक रहे हो, तो ये पहले आगे जाएगी फिर पीछे, आगे फिर पीछे। तो ये इसमें जो मूवमेंट होता है ना, ये पैरेलल मूवमेंट होता है, वेव प्रोपिगेशन के पैरेलल मूवमेंट होता है इसमें। किसमें? पी वेव में। वहीं अगर हम एस वेव की बात करेंगे तो एस वेव कैसे चलती है? यहां से पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। आप ऐसे समझ लो जैसे वर्कआउट के दौरान एक जो बॉडी बिल्डर है वो जो रस्सा होता है उसको पकड़कर ऐसे यूं कर रहा है, तो वो पहले ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब ऊपर नीचे जाने में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेव प्रोपिगेशन के कैसी होती है? तो आपका आंसर होगा परपेंडिकुलर होती है। एल वेव की अगर हम बात करेंगे तो वेव प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में मूव कर रही होती है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि एस वेव के बारे में, वे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें गर्त और शिखर बनाती हैं, यानी क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन करेंगी। बिल्कुल करेक्ट बातें करती हैं। आगे कह रहा है कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल होगा, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते, आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू इट। यहां पर आपको एक मिनरल की करेक्टरिस्टिक को बताना है। बेसिकली यहां पे ये कह रहा है कि जो यहां पर, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन होने से फॉर्मेशन होगा बेसाल्ट रॉक का। आगे बात समझ में, किसका फॉर्मेशन होगा? बेसाल्ट रॉक का फॉर्मेशन होगा। बेसाल्ट रॉक में जो मिनरल पाए जाते हैं उनमें
फेल्ड्स्पार होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये व्हाइट कलर का हो सकता है, ग्रे कलर का हो सकता है दिखने में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में पायरोक्सिन होगा। पायरोक्सिन जो होता है ये होता है डार्क ग्रीन, मतलब कई बार ये ब्लैक जैसा दिखता है। वहीं अगर हम बात करेंगे ओलिवाइन की तो इसका कलर कैसा होता है, एकदम क्रिस्टल ग्रीन होता है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। आगे बात समझ में। तो यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि यह आमतौर पर एक हरा क्रिस्टल होता है, सीधा सीधा ओलिवाइन हो जाएगा। बेसाल्टिक चट्टान में पाया जाता है, मैंने यहां पे आपको बताया कि बेसाल्टिक चट्टान में ही होगा ये, ठीक है। मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका इसके प्रमुख तत्व हैं। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नमक अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू साल्ट वेदरिंग इज करेक्ट। बेसिकली साल्ट वेदरिंग का यहां पे मतलब क्या है, इस बात को समझना। जैसे कोई एक तटीय क्षेत्र है, वहां पर स्लाइन वाटर आया, ठीक है, लहरों के साथ स्लाइन वाटर आया, उसके अंदर जितने भी सॉल्ट होंगे वो क्या करेंगे, चट्टानों के बीच में जो दरार होगी वहां पर जम जाएंगे। आगे बात समझ में। और जो पानी होगा वो क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा। धीरे धीरे करके जब उसका एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका जमाव जब बढ़ जाता है, तो वो प्रेशर क्रिएट करके चट्टानों को तोड़ देता है। तो पहली बात तो यहाँ पे साल्ट वर्ड यूज किया है, बेशक आप इसको केमिकल वेदरिंग नहीं समझेंगे, ये पहली बात तो ये है एक फिजिकल वेदरिंग। दूसरी बात, अब जमाव किस किस प्रकार की चट्टानों में ज्यादा हो सकता है, जमाव सबसे ज्यादा हो सकता है उन चट्टानों में जिन चट्टानों में पोरस हैं, जो चट्टाने है ना, जिन चट्टानों में लेयर्स हैं यानी पोरस हैं, रंध्र युक्त चट्टाने हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इनके करेक्ट हैं, है ना। और एक और वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इसे हेलोक्लास्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हेलोक्लास्टी कहा जाता है। यानी चट्टानों के बीच में जो नमक जम जाता है उसके बढ़ने पर चट्टानें ब्रेक हो जाती हैं। Which of the following statement with reference to surface inversion of temperature is are correct? देखो, हम अगर एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम एक वर्ड पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है NLR, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट, जिसे हिंदी में सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है कि जब आप मान के चलो ये हमारी अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, तो आपका आंसर होगा घटता जाता है। हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, और इसके पीछे कारण है क्योंकि हैवी गैसेस जो होती हैं उनका अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हमें इतना समझ में आता है कि ट्रोपोस्फियर में हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर रिड्यूस होता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज होने पर सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, किसमें, एनएलआर में। और वहीं अगर ऐसा हो जाए कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसी को कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। आगे बात समझ में। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होगा कि यहां पर जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस पर, यहां तो होगा ज्यादा, और यहां सरफेस का टेम्परेचर जो होगा सरफेस के बिल्कुल पास में, यहां टेम्परेचर होगा कम, तब इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाएगा। और टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है वो एक एटमॉस्फेरिक स्टेबल कंडीशन को क्रिएट करता है। और ये कब हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है, जब जमीन जो है बहुत ज्यादा ठंडी होगी क्योंकि यहां पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बढ़ चुका होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य निकलेगा सरफेस थोड़ा हीट होगी और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी यहां का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा और यहां का टेम्परेचर जो होगा वो घट जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो स्टेटमेंट में जो दे रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि यह वायुमंडल की निचली परतों में अस्थिरता पैदा करता है, ये इनस्टेबिलिटी पैदा करता है, ये बात गलत है, स्टेबिलिटी पैदा करता है। आगे कह रहा है दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर अंटिल द सन कम्स अप। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बादल से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर उसे पहचाने, यानी क्लाउड की कुछ यहां पर करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, कुछ यहां पर उसके क्या नाम है विशेषताएं दे रखी हैं, उसके आधार पर आपको पहचानना है। दे लुक लाइक कॉटन वूल, वे कॉटन जैसे दिखाई देते हैं। और कॉटन जैसे दिखाई देने वाले जो बादल होते हैं उनको क्यूमुलस क्लाउड के नाम से जाना जाता है।
इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है इनको, कपाशी कहा जाता है। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं यानी कपासी वर्षा मेघ जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वर्षा कराते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जलवायु से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर उसके प्रकार की पहचान करें। यहां पर नंबर ऑफ यहां पे स्टेटमेंट दे रखी है, इनको पढ़ने के बाद में हमें यह पता करना है कि यहां पर किस प्रकार की जलवायु हो सकती है। टेम्परेचर पूरे साल हाई रहेगा, चलो ठीक है मान लिया। आगे कह रहा है रेनफॉल इज वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्गर ड्राई सीजन। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर हाई रहेगा, ट्रॉपिकल है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है आगे कि जो वेट सीजन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा। आगे बात समझ में, वेट सीजन शॉर्ट टाइम के लिए होगा और ड्राई सीजन लॉन्ग टाइम के लिए होगा। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है सवाना या फिर सूडान क्लाइमेट में। अब यहां पे नाम तो नहीं दे रखा, लेकिन यहां पर इन दोनों क्लाइमेट को इन लक्षणों के आधार पर क्या नाम दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा इन लक्षणों को कहा जाता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। समुद्री जल में उपस्थिति के अनुसार बढ़ते क्रम में निम्नलिखित लवणों का सही क्रम क्या है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन द सी वाटर। ठीक है, यहां पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, अब आपको एक बात बताओ, सबसे पहले क्या आता है इसमें, NaCl आता है, ये बात सबको अच्छे से पता है। NaCl क्या होता है, 77.7% होता है सर। उसके बाद में फिर मैग्नीशियम क्लोराइड आता है जो लगभग 10.9% के आसपास होता है। तो यहां मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो दे रखा है यहां पे, तो तीसरा वाला सबसे लास्ट में आएगा, ऊपर के दोनों तो वैसे खत्म हो जाते हैं। NaCl MgCl के बाद में फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फिर आता है मैग्नीशियम सल्फेट, और फिर इसके बाद में आता है कैल्शियम सल्फेट। अब यहां पर ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट दे रखा है, आगे बात समझ में, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी सबसे कम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद फिर उससे बड़ा होता है कैल्शियम सल्फेट, फिर उससे ज्यादा होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसएससी सीजीएल 2023, ठीक है, एसएससी जीडी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, घुमा फिरा के बस वही चीजें पूछ लेता है। ह्यूमस की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनकी जो प्लांट्स कह लो आप, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन सब के सड़ने से ह्यूमस तैयार होता है। ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल को ये डार्क कलर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। जब आप सॉइल प्रोफाइल की बात करोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे ए होरिजन, ए होरिजन में इसकी मात्रा ज्यादातर देखने को मिलती है, यही कारण है कि ए होरिजन का जो कलर होता है वो डार्क कलर होता है। अब इसमें कह रहा है कि यह एक गहरे रंग का एमॉर्फस सब्सटेंस है, बिल्कुल सही बात है। एमॉर्फस का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, वो क्या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसका, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में, ना ही क्रिस्टलाइन नेचर है। आगे कह रहा है कि ये क्या कोलॉइडल होता है, बिल्कुल कोलॉइडल होता है। इसे कहा जाता है बैंक ऑफ द मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मिनरल्स का एक्यूमुलेशन लगातार होता रहता है। तो आगे कह रहा है कि कोलॉइडल प्रकृति होने के कारण यह पोषक तत्वों के भंडारण के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है सर, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Which one among the following biosphere reserve is spread over 3 states in India? बायोस्फीयर रिजर्व के जो मैं क्वेश्चन एंड आंसर है, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, मिनरल्स है, डैम है, ये पूरा मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे, एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ बढ़िया खींच रखा है। अगर हम बात करेंगे हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की, तो शेषाचलम कहां पड़ेगा, आंध्रा में पड़ेगा। ये नौकरेक कहां पड़ता है, मेघालय में। नीलगिरी कहां पड़ता है और देहांग देवांग ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी की अगर हम बात करेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ध्यान रखना ये कहां पड़ेगा, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में। और ये हमारे भारत का पहला मैब द्वारा सर्टिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। रिवर डैन्यूब डज फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज इन यूरोप? डैन्यूब नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये यूरोप की दूसरी लंबी नदी मानी जाती है वोल्गा नदी के बाद में, और ये एक मुख्य नदी इसलिए और मानी जाती है क्योंकि 4 कैपिटल सिटी से होकर बहती है। अब यहां पर आपको नाम बताने हैं, है ना,
सॉरी, यहां पे आपको यह बताना है कि किससे होकर नहीं बहती है, ठीक है। वियना, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, वियना से होकर बहती है, बिल्कुल सही बात है, वियना से होकर जाती है। प्राग की अगर हम बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है चेक, चेक की कैपिटल है प्राग। आगे बात समझ में, ये वही प्राग सम्मेलन है जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो इस प्राग से नहीं जाती है। आगे बात समझ में। बुडापेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये हंगरी की कैपिटल है, यहां से भी पास होती है ये, ठीक है। बेलग्रेड की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से भी पास होती है, बेलग्रेड जो कैपिटल है इससे भी पास होती है, ठीक है। ये सर्बिया की कैपिटल है, बेलग्रेड जो है ये सर्बिया की कैपिटल है। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्राटिस्लावा, ठीक है। यहां से भी ये पास होती है, यानी कि जो कैपिटल है इसकी पहली ये वाली हो जाएगी, दूसरी ये वाली हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी, ये नहीं होगी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो जी। ईस्टर द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले आप मैप पर ईस्टर आइलैंड को देख लो। आप ईस्टर आइलैंड ये है जो कि पॉलिनेशिया यानी कि जो ओशिनिया, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, साउथ पैसिफिक ओशियन में जो आइलैंडिक कंट्री का ग्रुप है उसको ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। ओशिनिया में पॉलिनेशिया आता है, मेलानेशिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो पॉलिनेशिया में एनडीए में पूछा गया था कि न्यूजीलैंड किसका पार्ट है, ठीक है। पॉलिनेशिया का पार्ट हो जाएगा। एस्टर आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो यह भी पॉलिनेशिया का हिस्सा है, पहली बात तो यह है। और यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है रापा नेशनल पार्क, रापा न्यू नेशनल पार्क। और साउथ अमेरिका इधर शुरू हो जाता है, साउथ अमेरिका के चिली कंट्री का ये पार्ट माना जाता है, चिली कंट्री का एक टेरिटरी माना जाता है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अमेरिका देश की चिली का एक क्षेत्र है, ये भी सही बात है, दोनों ही करेक्ट है इसमें। Which one among the following is home to the endangered mountain gorillas in Africa? माउंटेन गोरिल्लास के लिए कौन सा अफ्रीका का माउंटेन जो है वो काफी ज्यादा फेमस है? अगर हम बात करेंगे यहां पर किलिमंजारो की तो ये तो सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में लोकेटेड है। लेकिन एक माउंटेन है यहां पर जिसका नाम है विरुंगा माउंटेन। विरुंगा माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो ये लोकेटेड है कहां कहां, तो आपका आंसर होगा रवांडा में, ये लोकेटेड है युगांडा में, और ये लोकेटेड है कांगो में, ठीक है। और यहां पर ये मैप पर आप देख पा रहे हो विरुंगा नाम से नेशनल पार्क भी है, इसी में ये गोरिल्ला देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जॉर्डन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश जनादेश द्वारा जॉर्डन देश का निर्माण किया गया था, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। जॉर्डन जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, यही स्टेटमेंट इनका गलत है। ये डेड सी के पास में लोकेटेड है, तो लैंडलॉक तो नहीं है, इसका केवल 1 होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर्ल रिवर एस्चुरी के पास स्थित है? ये क्वेश्चन पता नहीं क्या सोच समझकर डाला है और स्टूडेंट को कितना, एक तरह से कितना कंफ्यूज करने के लिए डाला है, आप सोच नहीं सकते हो। पर्ल रिवर अगर हम बात करेंगे तो ये चाइना और वियतनाम में बहने वाली एक मुख्य नदी मानी जाती है, इनफैक्ट चाइना की तीसरी सबसे मुख्य नदी मानी जाती है पर्ल रिवर। अब यहां पर जो पर्ल रिवर एस्चुरी है, यहां पर आप देखोगे ये हांगकांग है और यहां पर मकाऊ है, और ये पूरा का पूरा जो भाग है इसी को पर्ल रिवर एस्चुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ये भी हो सकता है, करेक्ट ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पर्टिकुलर जब सर्च करोगे तो आपको मकाऊ जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में। लेकिन याद रखना बस फर्क इस बात का है कि अगर यहां से रिवर आ रही है तो एक साइड पर मकाऊ लोकेटेड है, दूसरी साइड पर हांगकांग लोकेटेड है, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन फिर भी मकाऊ को जो है वो प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। कोरल सागर ग्रेट बैरियर रीफ को दक्षिणी प्रशांत महासागर से अलग करता है क्या? भाई आप यहां पर मैप पर देखोगे, ध्यान से सुनना, तो मैप पर देखने पर पता चलेगा कि ये कोरल सागर है। इसी कोरल सागर में यहां विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ या महान प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। ये आपने खूब अच्छे से सुन रखा होगा। तो यहीं पर ये कोरल सी लोकेटेड है इस पूरे के पूरे एरिया में।
और ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का हिस्सा है। तो इन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से पर्थ तक फैली हुई है। ये बात गलत कह दी इन्होंने। गलत क्यों कह दी? क्योंकि इन्होंने जो पॉइंट दे रखे हैं मेलबर्न और पर्थ, तो इनके अकॉर्डिंग ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां होनी चाहिए, जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहां ना होकर कहां पर है, ये केप यार्क से लेकर के यहां लास्ट में यहां तक फैली हुई है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ये है, ये करेक्ट है, जबकि ये यहां बता रहे हैं इसको। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है इनका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। यहां पर ये हमारे इंडिया के सिटी के नाम दे रखे हैं और इनको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है? देखो ध्यान से। जावर कहां पर है? राजस्थान। जावर माइन सुनी होगी आप लोगों ने, जो लेड माइनिंग के लिए भी जाना जाता है काफी ज्यादा। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, सबसे नॉर्थ में लोकेटेड है। कुरनूल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? आंध्रा में है। और कांचीपुरम की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में है। यहां लद्दाख भी लिख देता हूं मैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? लद्दाख, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर एक आएगा 4। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सलाइन सोइल के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहा है कि क्या सलाइन सोइल में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है? बिल्कुल गलत बात है, नाइट्रोजन नहीं होता इसमें। नाइट्रोजन हमें देखने को मिलेगा तराई सोइल में, ठीक है? इसमें नाइट्रोजन न होकर के सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता ज्यादा होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तथा जल भराव वाले दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सलाल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वन एमंग द फॉलोइंग रिवर। यहां पे कह रहा है जो सलाल है इंडस रिवर प्रोजेक्ट में आता है सलाल प्रोजेक्ट। और ये डैम ऑफ इंडिया वाला टॉपिक जब आप देखोगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे आपको ये सारे करवा रखे हैं। मैंने बताया था कि आपको एक वर्ड याद रखना है, शब्द। यहां पे सा से है सलाल, ब से है बगलीहार और द से है दुलस्ती। कितने प्रोजेक्ट हो गए? 3। ये तीनों के तीनों जो प्रोजेक्ट हैं वो चिनाब रिवर के प्रोजेक्ट हैं। आगे बात समझ में? और कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। विच वन एमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमालयाज। इनमें से कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती है? आगे बात समझ में? जैसे गिलगित रिवर, तो ये गिलगित रिवर जो है सांदुर लेक से निकलती है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में। आगे बात समझ में? तो ये तो नॉर्थ पार्ट हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो हुंजा और जास्कर, जास्कर की अगर हम बात करेंगे तो ये तो लद्दाख में ही है। हुंजा की अगर हम बात करेंगे तो ये भी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है। आगे बात समझ में? लेकिन अगर हम गोमल की हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में एक बहने वाली ऐसी सहायक नदी है जो सिंधु में आकर मिलती है, गोमल रिवर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो नॉर्थ वाले रीजन से ही निकल रही है। यानी अगर हम इंडिया के मैप को यहां पर ऐसे देखेंगे तो बाकी तो सब यहां पर ये बहने वाली नदी है। जबकि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप बन गया क्या? जबकि यहां की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? पाकिस्तान में बहने वाली है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। As per the annual report 2023-24 of the Ministry of Mines, Government of India, which of the following are the major bauxite producing state in India? सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे भारत में कहां होता है। देखो, बॉक्साइट की अगर हम बात करेंगे तो जो बॉक्साइट है सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन 2022-23 के डेटा के अनुसार, अगर हम 23-24 के डेटा के अनुसार देखेंगे तो हमारे भारत में सबसे पहले नंबर पर आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद फिर दूसरे नंबर पर आता है झारखंड। और बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ना? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस। और
मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन आपको बेटर लगा होगा, पूरे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और दोस्तों मैंने एक जीएस को कैसे तैयार कर सकते एक वीडियो और बनाया, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि कोई भी एग्जाम होता है, जैसे 2025 में कोई भी एग्जाम हो रहा है, चाहे वो सीडीएस है, एनडीए है, डिपेंड ये नहीं करता कि आपको वो एग्जाम देना है या नहीं देना है, डिपेंड ये करता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस का एक माइंड मैप लेके चलना होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि जो क्वेश्चन ह्यूमस वाला अभी सीडीएस ने पूछ रखा है, सीजीएल 2023 में वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रखा है। तो अब सीजीएल वाला ये सोचे कि मैं सीडीएस का क्यों करूं या क्यों मैं उसके क्वेश्चंस को देखूं, तो उसमें आपका नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला। जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो एनडीए का है, सीडीएस का है, एसएससी के किसी भी क्या नाम है डिपार्टमेंट का एग्जाम है, सारे के सारे एग्जाम, चाहे वो रेलवे का है, आप एक बार क्वेश्चन को एनालिसिस जरूर करो। इससे हमें ये पता चलता है कि इस साल का ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग एनडीए के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और बायो के भी क्वेश्चंस को एक साथ करवा देंगे, एनडीए और सीडीएस दोनों के। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भगवान आप सबको खुश रखे। और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।